अध्यक्ष महोदय, प्रश्न, अरे भाई आप ही लोगों ने सब दलीय बैठक में कहा था प्रश्नोत्तर काल चलने देंगे, और जब चल रहा है तो क्यों व्यवधान पैदा करना चाहते हैं? और ये सारे प्रश्न सबके लिए, सभी माननीय सदस्यों के प्रश्न, आपके भी सदस्यों के प्रश्न इसमें हैं, उनको बाधित मत करिए। प्रश्नोत्तर काल की समाप्ति के बाद अपनी बात कहिएगा। बैठिए बैठिए। पवन जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का पूछिए, पूरक। माननीय मंत्री जी के उत्तर का मैंने अवलोकन किया है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर लगभग 55 तरह की दवाइयां कम उपलब्ध है। इन दवाइयों के लिए सीएचएस और सिविल सर्जन द्वारा बीएमएसआईसीएल को अधियाचना भेजने के बावजूद दवा उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि बीएमएसआईसीएल को दवा निर्माता कंपनियों के साथ जो अनुबंध हुआ, दवा निर्माता कंपनी दवा उपलब्ध कराने में असफल है कि बीएमएसआईसीएल भेजने में असफल है, और दोनों में जो दोषी हो उसके विरुद्ध क्या मंत्री जी कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? माननीय मंत्री महोदय, दवा का जब क्रय करना होता है तो निविदा प्रकाशित की जाती है, और निविदा प्रकाशन के बाद जो दवा आपूर्तिकर्ता कंपनी होता है उसके द्वारा यदि सभी आहर्ताओं को पूरा किया जाता है तब उसके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन मैंने अपने जवाब में लिखा है कि अभी 71 प्रकार की दवाइयां ही उपलब्ध कराई जा रही हैं और 126 प्रकार के दवाइयों का अनुबंध अभी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध होने के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया गया है, और आपूर्ति आदेश में ये रहता है कि 60 दिनों के अंदर उनको आपूर्ति करना होता है। अभी विगत 1 महीने में कई दवाइयों के अनुबंध कराए गए हैं। तो मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में ये जो शेष 55 प्रकार की दवाइयों का अनुबंध हुआ है उसकी आपूर्ति कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पोस्टर हटाइए। पोस्टर अनुमति नहीं, पोस्टर हटाने की। आप हटाइए पोस्टर हटाइए। बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में केवल हम देना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण के सिविल सर्जन ने 1 से 9 अप्रैल के बीच में 2024 में 307 दवाइयों की अधियाचना की है। 1 से 9 जुलाई के बीच में 307 दवा की अधियाचना की है, लेकिन मात्र जो है 50 तरह की दवाइयां वहां उपलब्ध कराया गया। हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि हम लोग चंपारण से आते हैं, राज्य के अन्य जिलों की भी यही स्थिति होगी, आप इसकी समीक्षा करके और इसकी आपूर्ति कराने का कृपा करेंगे। ठीक महोदय, दिखवा लेते। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरक पूछिए। पूरक पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो उत्तर आया है कि जिलों में 20 नए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए 2021, समय पे उठाइएगा तो बोलने भी देंगे, बोलने का अवसर मिलेगा। अभी तो रखिए, 2023, अभी बैठ जाइए, समय पे उठाइएगा। यानी 2021 से लेकर 2025 तक लगभग 9000 छात्रों का नामांकन हुआ है। महोदय, इन्हें पढ़ाने के लिए ट्यूटर, लेक्चरर की बहाली नहीं की गई। प्रक्रिया इतनी जटिल है महोदय, सारे पोस्टर ले लिए जाए। मेरे प्रश्न पूछने का उद्देश्य यही है महोदय कि जो जटिल प्रक्रिया है, इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने का कोई उपाय राज्य सरकार करेगी, क्योंकि लेक्चरर और ट्यूटर की कमी वही नहीं है, तमाम मेडिकल कॉलेजों में है, और पैरामेडिकल स्टाफ के कारण सारे हॉस्पिटल उस अभाव में जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल एक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं महोदय। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि क्या इन सब प्रक्रियाओं को आसान करके और तुरंत और त्वरित रूप में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? अपने स्थान पे बैठ जाइए, कोई बात आपकी नहीं सुनी जाएगी बेल में से। अपने स्थान पे जाइए, प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलने का अवसर देंगे लोगों को। बैठिए माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है और विभाग इस दिशा में क्रियाशील भी है, और मैंने अपने जवाब में कहा है कि इस नियुक्ति में मूल रूप से जो दिक्कत है वो है उनकी नियमावली के गठन का, और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है।
मैं समझता हूं अगले 30 दिनों में नियमावली का गठन हम कर लेंगे और किसी भी सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति जो होती है उसमें नियमावली की आवश्यकता होती है और यह नियमावली गठन के पश्चात नियुक्ति की प्रक्रिया हम शीघ्र पूर्ण कर लेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महोदय मैं सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है महोदय, और इसलिए जो रोगी हैं वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं पूरक पूछिए और उनके ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो इस अंतराल में जो समय है उस समय में कोई व्यवस्था कर सकते हैं क्या? बैठिए माननीय मंत्री। यह पूरक प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है मूल प्रश्न से अलग है। मूल प्रश्न शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ था जिसके बारे में मैंने जवाब दिया, लेकिन दूसरा भी जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है वह भी निश्चित रूप से आवश्यक है और जो चिकित्सा सेवा संस्थान है वहां इसकी आवश्यकता है। हम सब लोगों ने जो चिकित्सा सेवा संस्थानों में पैरामेडिकल कर्मियों के नियुक्ति का है, तो पैरामेडिकल कर्मी कई कोटि के होते हैं महोदय। अलग अलग कोटियों के पैरामेडिकल कर्मियों के नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग में प्रक्रियाधीन है महोदय। ठीक है। श्री विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह, श्रीमती शालिनी मिश्रा, पूरक पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है और उन्होंने कहा है कि 8.71 करोड़ आयुष्मान कार्ड बिहार में बनाने जाने हैं, जिसमें से 2.97 बना है और 1 करोड़ और 18 से 31 जुलाई तक उन्होंने स्वीकारा है कि बन रहा है, बिहार सरकार बना रही है। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देती हूँ ड्राइव चलाने के लिए, और साथ ही साथ मैं यह जानना चाहती हूँ कि बाकी बचे हुए 4 करोड़ 80,05,063 लाभुकों का आयुष्मान कार्ड कब तक बनाना है और उसकी क्या योजना माननीय मंत्री जी ने, बिहार सरकार ने रखी है? माननीय मंत्री महोदय, विभाग लगातार इस विषय को लेकर गंभीर और सक्रिय है और मैंने माननीय सदस्य को यह बताया है कि जो बिहार में लगभग 8.5 करोड़ लाभुकों के ये आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं, उसमें अभी तक 2 करोड़ 97 लाख से अधिक राशन कार्ड, ये आयुष्मान कार्ड बन चुका है और शेष लोगों के बनाने के लिए एक विशेष अभियान, लक्षित अभियान 1 करोड़ लोगों को बनाने का हमने इस 31 जुलाई तक के लिए तय किया है। अभी आप समाचार पत्रों में भी माननीय सदस्य को मैं कहूँगा देखती होंगी, प्रतिदिन विभाग इसको लेके बड़ा बड़ा विज्ञापन भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करके हर परिवार के इंडिविजुअल व्यक्ति से आग्रह कर रहा है कि हर परिवार का हर व्यक्ति राशन दुकान पे जाके कार्ड बनाने में सहयोग करे। वहां हमारे VLE जा रहे हैं और उनके आयुष्मान कार्ड को बनाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ सभी माननीय सदस्यों से भी इस संदर्भ में आग्रह करूंगा, संपूर्ण सदन से, कि यह जो महाअभियान हमारा चल रहा है, इस महाअभियान में सब सहभागी बने और सब अपने क्षेत्र के लोगों को राशन दुकानों तक जाने के लिए प्रेरित करें ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह जन अभियान है, महाअभियान है और निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। माननीय मंत्री जी से उन्होंने न्यूज़पेपर का उल्लेख किया है, तो उसी के आंकड़े से मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में 7 दिनों में सिर्फ 7.75 पौने 8 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं अगेंस्ट 1 करोड़। तो अगले 7 दिनों में आपकी क्या नीति है कि 92 लाख आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य पूरा हो जाएगा? उसके लिए क्या क्या स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं हम लोग? और जिलेवार मैं जानना चाहूंगी माननीय मंत्री जी से कि क्या अचीवमेंट परसेंटेज है और क्या एडिशनल ड्राइव होगा? विभाग के स्तर पे प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, मेरे स्तर पर भी किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व मेरे और ACS के स्तर पे राज्य के सभी जिलाधिकारियों 38 जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके एक जिले की समीक्षा की गई और जिले में किस प्रकार से हम मार्केटिंग ऑफिसर्स के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम इसको करें, हम काम में लगे।
माननीय सदस्य, धन्यवाद। आप फिर टेबल पीट रहे हैं। कल आपके टेबल गिराने के कारण एक कर्मचारी राहुल यादव को चोट लगी है। आपने कर्मचारियों को चोटिल किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने इस बार टेबल को डिस्टर्ब किया तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। कोई मरम्मत नहीं होगा, मैं बताता हूँ साफ साफ। कल आपने राहुल यादव नाम के रिपोर्टर को चोटिल किया है, चोट लगाया है, मारा उसको। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मैं बताता हूँ। अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। श्री अजीत शर्मा, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आपको विषय से कोई मतलब नहीं है, जनहित के मुद्दे में कोई रुचि नहीं है, केवल हंगामा करना आपका उद्देश्य है। जनता देख रही है, ये टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं, मैं बोलने का अवसर दूंगा, आप प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलिए, लेकिन अब क्या करें, आप बाहर करो उसको। कोई अगर किया तो समझ जाइए, ये मजाक नहीं है, अराजकता नहीं फैलाने देंगे आपको। ये सदन विमर्श की जगह विमर्श करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन अराजकता फैलाने की कोशिश करिएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूं मेरा साफ साफ कि अब उन अगर कोई उल्टा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहिएगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मुरारी मोहन झा, पूरक पूछिए। मुरारी महोदय, पूरक। हमारे केवटी विधानसभा में 2 प्रखंड है महोदय, और दोनों प्रखंडों में महिला जो डिलीवरी के लिए वहां आती हैं, उनके लिए किसी भी डॉक्टर का आज तक पदस्थापना नहीं हो पाया है महोदय। इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि नीतीश जी की सरकार महिलाओं के प्रति डॉक्टर का वहां पदस्थापना महिला डॉक्टर का कब तक होगा, सो मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय। महोदय, मैंने अपने जवाब में उल्लेखित किया है कि डॉक्टर हेना खुर्शीद सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं का उपचार किया जाता है। उसके अलावा वहां पे चिकित्सकों की देख रेख में जीएनएम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट प्रशिक्षित एएनएम के द्वारा भी गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वहां जो अन्य चिकित्सकों की और आवश्यकता है, महिला चिकित्सकों की, उनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये तीनों विषय अलग अलग तरीके से माननीय सदस्य को मैंने अवगत कराया। ठीक है। श्री शंभुनाथ यादव, हो गया। शंभुनाथ यादव। श्री अचमित सिंहदेव, पूरक पूछिए। अचमित जी, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं है। उत्तर तो हो गया, मिल गया होगा। और मंत्री जी से आग्रह करेंगे, उत्तर पढ़ दीजिए। जो हमारे मंत्री जी पढ़ेंगे, पढ़ देंगे उत्तर। माननीय मंत्री जी, अचमित सिंहदेव। माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत बिशनपुर, पचीरा, बिस्टोरिया तथा रानीगंज नगर पंचायत में बिजली का तार जर्जर एवं काफी पुराना होने के कारण RDDS योजना के तहत बदलने का कार्य प्रगति पर है। फारबिसगंज ग्रिड से 35 kVA रानीगंज फीडर के माध्यम से रानीगंज PSS में विद्युत आपूर्ति होता है, जिसकी दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। उक्त अंतराल में लगभग 7 किलोमीटर वन क्षेत्र आता है, जिसे वन विभाग द्वारा कटीला बांस लगाया गया है। इसके कारण फीडर तेज आंधी बारिश में प्रायः खराब हो जाता है, जिसे कम से कम समय में रिस्टोर भी कर दिया जाता है। फारबिसगंज ग्रिड से ब्रेकडाउन होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अररिया ग्रिड से पावर लेकर उक्त फीडर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जाती है। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से बोलिए, यहाँ से कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अपने स्थान पे जाके बैठिए, वहां से अपनी बात कहिए। ये आप बेल में खड़ा होकर कहिए, बोलने के लिए अनुमति नहीं हो सकती है। आप पहले अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल के बाद आपको बात रखने का मौका देंगे। अपने स्थान पे जाइए, यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी। कोई बात बेल में कही गई कोई बात नहीं सुनी जाएगी। श्री जीवेश कुमार,
पूछता हूँ। उठाइए तो पूछता अरे, हूँ। उठाइए 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 उठाइए, हिम्मत है तो उठाइए उठाइए उठाइए, हिम्मत है तो हम तुरंत करते हैं। उठाइए ना, उठाइए, बाहर कर देंगे आपको। आप उठा के देखिए, मजाक समझा है? अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप? कोई अराजकता नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे बैठिए। कोई अगर टेबल उठेगा कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया ये तमाशा। सदन विमर्श की जगह है, मैं आपको बोलने का अवसर देना चाहता हूं। अपनी बात कहिए आप, मैं सुनूंगा, सरकार जवाब देगी। लेकिन पूरे सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अराजकता पैदा करने की जगह नहीं है ये विमर्श की जगह है। लोकतंत्र के अंदर विश्वास करिए, विमर्श करिए, अपनी बात कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये क्या धमकी देते हैं? टेबल उठे उठल दिए, धमकी देते हैं, टेबल उठे लड़के दिखाइए, धमकी देते हैं। बाहर करने की चाहे बैठिए अपने स्थान पे, धमकी नहीं दीजिए, लड़के दिखाइए, टेबल उठने की धमकी देते हैं। मजाक समझ लिया? अराजकता पैदा करना चाहते हैं, करके दिखाइए। कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अराजकता। लोकतंत्र विमर्श की जगह है, अपनी बात कहिए, पूरी बात सुनी जाएगी। अपनी जगह पे जाइए, वहां से अपनी बात कहिए। श्री जीवेश कुमार जी पूछता हूँ। मेरा उत्तर आ गया है हुजूर। इस उत्तर में जो जवाब दिया गया है, अधिकारियों ने जवाब सही नहीं बनाया है। माननीय मंत्री जी तो बहुत होमवर्क करते हैं। इसमें उत्तर में आया हुआ है कि आरएस खतियान का अंतिमीकरण नहीं हुआ है। हुजूर, आरएस खतियान का अंतिमीकरण का कागज, सत्यापित कॉपी विभाग को कब का भेजा जा चुका है? पूरक ही पूछ रहा हूं हुजूर। ये आरएस खतियान मांग रही है, अंतिमीकरण के लिए पत्र देना चाहती दी है विभाग, उसका ऑलरेडी खतियान, आरएस खतियान आया हुआ है और ये डिले कर रही है, इसको लटकाना भटकाना चाह रही है सरकार। और दूसरा जो जवाब आया है कि जो न्यास परिषद है उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आया है। हुजूर, ये न्यास परिषद का रजिस्ट्रेशन की पूरी कागज है। न्यास परिषद ने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अनापत्ति प्रमाण पत्र किस बात का? न्यास परिषद अगर उसको अपना अंग मान रहा है तो किस बात की अनापत्ति मांग रहा है? ये विभाग के लोग केवल इसको लटकाना भटकाना चाह रहे हैं। और इस नाते माननीय मंत्री जी जवाब दें कि कब तक इसका टेंडर हो जाएगा। मैं ये जवाब मांगना चाहता हूं। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग दिखवा लेता हूं और मैं शीघ्र इसकी स्वीकृति की कार्रवाई भी करूंगा। माननीय सदस्य आश्वस्त रहें। प्रश्नोत्तर के बाद देंगे, मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। काल के बाद समय देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। बैठ जाइए ना, प्रश्नोत्तर काल के बाद देंगे समय। श्री अशोक कुमार चौधरी, श्री राहुल तिवारी, श्री अवध बिहारी चौधरी, अभी कैसे देंगे? प्रश्नोत्तर काल के बाद समय देंगे आपको, मैं कह रहा हूं। बैठाइए पहले अपने लोगों को। श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अजय कुमार सिंह, अवध बिहारी बाबू, आप तो यहां बैठ चुके हैं। मैं अगर कह रहा हूं, मैं चुप रहिए, सुनिए पहले पूरी बात। मैं अगर कह रहा हूं कि प्रश्नोत्तर के बाद समय दूंगा तो दूंगा। सबको कहिए बैठने के लिए अपने स्थान पे। कहां मैं इनकार कर रहा हूं? ये कौन बात हो गई कि अभी दीजिए? ऐसा तो नहीं होता है। मैं तो कह रहा हूं दूंगा मैं इसमें आपको। बैठिए, अपने स्थान पे बैठाइए। श्री अवध बिहारी चौधरी, श्री अजय कुमार सिंह, श्री राणा रणधीर, हम देंगे प्रश्नोत्तर के बाद, बिल्कुल देंगे। बैठाइए। पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए, माननीय पूरक पूछिए। उत्तर मिला है। माननीय मंत्री जी को विस्तार से और सकारात्मक उत्तर देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बैठिए ना, देंगे ना। मैं कह रहा हूं देंगे शून्यकाल में समय आपको। बैठिए। बिल्कुल देंगे मौका देंगे। प्रश्नोत्तर के बाद जरूर मौका देंगे। बैठिए 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 बैठिए, मुझे सहयोग की आवश्यकता नहीं। बैठिए।
अध्यक्ष माननीय महोदय, मंत्री, स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, बोलिए, अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, डिटेल जवाब है, सकारात्मक जवाब है। मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। श्री अजय कुमार सिंह, श्री अजय कुमार सिंह, अरे बैठिए ना, समय देंगे भाई। अरे बैठ जाइए ना, थक जाइएगा, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, आप तो सीनियर आदमी हैं, आप तो ऐसा करते हैं। बैठिए, समय देंगे आपको बोलने का, बैठिए। श्री रणविजय साहू, बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे। महोदय 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 विशेष राज्य के दर्जे पर महोदय विपक्ष लगातार 3 दिनों से महोदय वक्त मांगा जा रहा है। महोदय इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। बिहार की हित का मामला है, बिहार का श्री भारत भूषण मंडल, श्री देवेश कांत सिंह, श्री देवेश कांत सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने विधानसभा के 2 प्रखंडों के संबंधित 2 पंचायतों का विषय मांगा था। मैं बोलने दूंगा शून्यकाल में, प्रश्नोत्तर के बाद। लेकिन हमको जो जवाब प्राप्त है वह पूरे जिले का दे दिया गया है। तो पूरे जिले से हमारे विधानसभा में क्या हो रहा है इसका संज्ञान कैसे होगा? यहाँ तो पहले ही से मैं चिल्ला रहा हूँ कि किसी शहरी विधानसभा को और अन्य विधानसभा को काम अधिक कर दिया गया है, इसीलिए हम अपने पंचायत का हिसाब मांग रहे हैं। तो हमको पूरे जिले का हिसाब दिया जा रहा है। बैठिए, पूरक क्या है आपका? सर मैंने मांगा है अपने पंचायतों का हिसाब, अब मुझे जिला का हिसाब दिया जा रहा है। तो मेरे प्रखंड का हिसाब हमको कैसे मिलेगा? ऊर्जा मंत्री जी आपको अपने प्रखंड का हिसाब भिजवा देंगे। श्रीकांत यादव, श्रीकांत यादव, आप प्रश्न क्या था, बोल क्या रहा है? प्रश्न बोलना चाहिए आपको। पूरक पूछते आप, मैं दे रहा था समय आपको। कहाँ पूछा आपने? आपने पूछा ही नहीं प्रश्न पर, प्रश्न कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं। श्री अनिल कुमार, पूरक पूछिए। अनिल जी पूछता हूं महोदय। पूरक पूछिए, पूरक। महोदय, उत्तर डिटेल्स में माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। महोदय, उत्तर तो उन्होंने स्वीकारात्मक नहीं दिया, लेकिन मैं मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि मेजरगंज प्रखंड के 8 पंचायत एवं बथनाहा प्रखंड के लगभग 5 पंचायत जिसका विद्युत का परिचालन किया जा रहा है, बॉर्डर एरिया भी है, बगहा, मेजरगंज, कुआरी, डुमरी, मऊदा इत्यादि में आए दिन ट्रांसफार्मर का जलना, लो वोल्टेज तार इत्यादि का टूट जाना समस्या हमेशा रहता है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मिला हूं, नए सब स्टेशन के निर्माण हेतु माननीय मंत्री जी से हमने मुलाकात किया। सहियारा में नए सब स्टेशन के निर्माण हो जाने से विद्युत लो वोल्टेज इत्यादि की समस्या खत्म हो जाएगी। महोदय, हम माननीय मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि उक्त स्थान पर जल्द से जल्द जो है सब स्टेशन का निर्माण कराया जाए, ताकि विद्युत का समस्या, वहां 2 प्रखंड का समस्या है महोदय, बथनाहा और मेजरगंज, दोनों प्रखंड का समस्या दूर हो सके। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। श्री कुमार कृष्ण मोहन, श्री विनय कुमार, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। पूरक पूछिए मांझी जी, उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए। नहीं, उत्तर में सकारात्मक आया है। हाँ, लेकिन नीचे फिर आ गया कि कोई योजना स्वीकृत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, पूरक पूछिए, ये कब तक सौंदर्यीकरण का काम पूरा किया जा सकता है? विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के तहत चलेगा, और मैंने कहा है कि मैं प्रश्नोत्तर काल के बाद बोलने दूंगा, तो विश्वास करना चाहिए आपको। आप बार बार घुरी बेल में आ जाइएगा, क्या मतलब होता है इसका? कोई अर्थ नहीं होता है। हाईजैक मत करिए विधानसभा को, नहीं होने वाला है। नियम कानून से काम होगा, विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुसार बिल्कुल काम होगा।
कहीं कोताही नहीं होगी। और माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वो प्रश्न पूरक नहीं पूछ रहे थे, वो कुछ और बोल रहे थे। प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न पूरक पूछेगा आदमी ना, ये कुछ और बोलेगा। चलिए माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में कहा कि वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, जिला पदाधिकारी से एक प्रतिवेदन हम लोगों ने मांगा है, प्रतिवेदन प्राप्त होते ही उस पर समुचित कार्रवाई विभाग करेगा। ठीक है, धन्यवाद। श्री संदीप सौरभ, श्री हारुल हुसैन, श्री रामबली सिंह यादव, श्री भीम कुमार सिंह, श्री छोटेलाल राय, श्री सूर्यकांत पासवान। बिल में से कोई बात सुनी जाती है क्या? आप तो पुराने आदमी हैं, आज के आदमी हैं। जाइए अपने स्थान पे बैठिए, प्रश्नोत्तर काल के बाद आपकी बात सुनी जाएगी। श्री सूर्यकांत पासवान, श्री महानंद सिंह, आप तो मत आइए, आप तो यहाँ जाइए, क्यों बिल में आ रहे हैं आप? श्री महानंद सिंह, श्री प्रणव कुमार, पूरक पूछिए। एक मिनट ठहरिए, आप क्वेश्चन पर बोल रहे थे क्या? आप रिकॉर्ड निकालें। अगर आप क्वेश्चन पर बोल रहे होंगे तो आप जो कहेगा मैं सजा सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न कुछ और पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं सुनी जाएगी बिल में से। अपने स्थान पे जाइए। प्रणव कुमार, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब में मिला है। ऐसा कहीं होता है क्या? PICU 32 बेड का PICU निर्मित है, ये कब चालू हो जाएगा? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। बैठिए आप प्रणव जी, बैठिए। मैंने जवाब में लिखा है, इसे शीघ्र क्रियाशील कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब में है शल्य कक्ष सभी आवश्यक उपकरण तथा वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन एक भी सर्जन नहीं है सदर अस्पताल में। यो बंद पड़ा हुआ है। पूरक पूछिए। हाँ, माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि बिना सर्जन का शल्य कक्ष किस काम का है? कब तक शल्य चिकित्सक उपलब्ध कराएंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि वहाँ 100 बेड के अस्पताल स्वीकृत है और उसके निर्माण का कार्य चल रहा है। कई हिस्सों को तोड़कर वर्तमान में नए भवन के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसे 25 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जब नया सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा तो वहां सभी प्रकार की जो अपेक्षित सुविधाएं सदर अस्पताल में है वह वहां की जनता को उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दिए हैं अंतिम में, जो शल्य कक्ष है वो पूर्ण रूप से सब व्यवस्थित है, लेकिन चिकित्सक नहीं रहने के कारण वो बंद पड़ा हुआ है। प्रणव जी, मंत्री जी ने बताया कि उसकी बहाली हो जाएगी। आपने बैठ जाइए। चंद्रहास चौपाल, श्री चंद्रहास चौपाल, श्री आलोक रंजन जी पूछिए, पूरक पूछिए। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो ऑर्थोपेडिक सर्जन रहने के बावजूद दोनों वहां पर क्लिनिक चलाते हैं अपना प्राइवेट, लेकिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करते हैं। तो ये ऑपरेशन नहीं करते हैं, वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर और वहां दलाल का नेक्सस बना हुआ है, और जो भी मरीज आते हैं महोदय उसको उसके प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया जाता है महोदय। इसलिए महोदय इसको कब तक प्रारंभ करा दिया जाएगा? और महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा है कि CARM मशीन, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि किन किन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में सहरसा में CARM मशीन है जहां पर कि वहां पर सर्जरी की जाती है महोदय। ये भी महोदय जांच करा दें। महोदय, जो चिकित्सक वहां पदस्थापित हैं उनके द्वारा अंतिम 4 महीने में कितना उपचार किया गया है वो संख्या मैंने लिखी है। अप्रैल में 479, मई में 537, जून में 493,
ये 3 महीने का अद्यतन जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। जहां तक सीआर मशीन की बात है, मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदर अस्पताल में 1 माह के अंदर उपलब्ध करा दिया जाएगा। महोदय, माननीय मंत्री जी ने दिया है, लेकिन महोदय हम ये जानना चाह रहे थे महोदय कि वहां ये ऑपरेशन की बात हमने किया महोदय, ऑपरेशन वहां एक भी नहीं होता है महोदय। अरे भाई वो बता रहे इतना हुआ है, अपनी आंखों नहीं, वो ऑपरेशन नहीं है महोदय, वो प्लास्टर है महोदय। और एक जानकारी भी हम महोदय देना चाहते माननीय मंत्री जी को कि माननीय मंत्री जी जब इससे पूर्व में मंत्री थे, कम डॉक्टर के बाद भी हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज ठीक से करते थे। अभी 4 सर्जन है महोदय, और एक भी दूसरे विभाग का भी ऑपरेशन नहीं होता है। ये हम जानकारी देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि आगे इस पर जो है महोदय मशीन जो है वहां पर हाईटेक मशीन, वो समय समय पर हम जानकारी देने के लिए महोदय मंत्री जी को देना चाह रहे हैं कि समय समय पर उसको खराब कर दिया जाता है कि लोग बाहर जाके कराएं। तो इसलिए महोदय इसकी भी जांच महोदय करा लेंगे माननीय आलोक जी। आपकी पूरी बात मंत्री जी ने सुनी है, आप तो अकेले भी बात करते रहते हैं। जी जी महोदय, आपकी बात उन्होंने गंभीरता से लिया। बैठिए। श्री प्रहलाद यादव। पूछता हूँ, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। सप्लीमेंट्री पूछ लेते हैं सर। हाँ पूछ लीजिए। नंबर 1, माननीय मंत्री जी के तरफ से जवाब आया है कि वहाँ ऑक्सीजन का पर्याप्त आपूर्ति हो रहा है, जो कि ये जो जवाब आया है वो गलत है, इसकी जांच करा लें। और दूसरी बात है कि जो ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर मौजूद है, कहना है कि वो ऑक्सीजन प्लांट का जो मानक होता है प्योरिटी का, वो उपलब्ध उसमें नहीं होता है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, एक ही बात जानना चाहता हूँ, क्या पूरे बिहार में और लखीसराय में आपके पास जो है ऑक्सीजन प्लांट, आपका क्वेश्चन केवल लखीसराय सुना जाए अस्पताल के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में पूछिए। नहीं हुजूर, सुना जाए, ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए आदमी होना चाहिए। आज तक उसको चलाने के लिए आदमी ही नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन प्लांट चलेगा कहाँ से? इसलिए माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि 2 का, एक पर्याप्त सिलेंडर की बात हुई है, दूसरी हुई है कि प्योरिटी के मानक पूरी प्योरिटी के अनुसार नहीं है, जिसके कारण है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन प्लांट आप नहीं चला पाइएगा, उसके लिए कहते हैं सिलेंडर पर्याप्त है, तो आप जांच करवा के देख लीजिए। आप जांच करवाइए। अरे आप बैठिएगा तब ना जवाब देंगे मंत्री जी, बैठिए ना। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है, और मैं स्वास्थ्य मंत्री के नाते भी उनके इस गंभीर विषय को लेकर चिंतित हूं। और जब ये प्रश्न मेरे सामने आया तो मैंने विस्तृत समीक्षा की है इस विषय की, न केवल लखीसराय बल्कि संपूर्ण राज्य की समीक्षा की है। पहला जो विषय है माननीय सदस्य का, मैं फिर से उनको कहना चाहता हूं, ऑक्सीजन आपूर्ति की 2 व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर होती हैं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर 2 तरह के होते हैं। हम सब लोग देखते होंगे, बी टाइप और डी टाइप, बड़ा और छोटा। उसके अलावा कोरोना के काल के समय से पूरे राज्य के सभी पीएस राज्य की बात कहाँ है, तो लखीसराय अस्पताल की बात। मैं लखीसराय की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण राज्य के अंदर लखीसराय है। मैंने विस्तृत जो समीक्षा की उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो लखीसराय सहित सभी जिलों में जो ऑक्सीजन की अनुपलब्धता पहले होती थी, उसके लिए हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था 3 वर्ष पूर्व राज्य के सभी अस्पतालों में लखीसराय सहित करवाई थी। तो यदि सिलेंडर नहीं रहता है तो वो एक मशीन होता है अध्यक्ष महोदय, जो मशीन बिजली से चलता है और उससे ऑक्सीजन वहीं जनरेट होता है और वो मरीज को दिया जाता है। तो वो मशीन भी वहां उपलब्ध है। और तीसरी जो चिंता ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है वो बहुत सही है। मानव बल की कमी विभाग में होने के कारण उसको चलाने में कठिनाई थी, इसीलिए हमने जवाब दिया है। उसके लिए निविदा प्रकाशित की गई है
और उस पूरी व्यवस्था को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, ताकि जो भी कंपनी इसको चलाने की जिम्मेवारी लेगी, मानव बल उसका होगा, प्यूरिटी ठीक रहे इसका वो देख रेख करेगा, और यह कार्य 1 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। यह मैंने जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी का बात कैसे नहीं मानेंगे हम? अब इससे बढ़िया जवाब कौन दे सकता है, बताइए। हम भी जब स्वास्थ्य मंत्री थे इतना बढ़िया जवाब नहीं देते थे। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू। हाँ महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ महोदय। महोदय, जवाब में माननीय मंत्री ने कहा है कि 12 प्रकार के दवाओं का अनुबंध तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 4 प्रकार का विशिष्ट पैक, कॉम्बी पैक और 5 प्रकार के अन्य टीबी निरोधी दवाएं, कुल 9 प्रकार की औषधियों को एसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल करने पर अंतिम टेक्निकल कमेटी का निर्णय लिया जा चुका है एवं BMSICL के माध्यम से कुल 9 प्रकार की यक्ष्मा विरोधी दवाओं का दर निर्धारण प्रक्रियाधीन है। महोदय, ये आश्चर्य का विषय है। पूरक, वही मैं पूछ रहा हूँ। पूरक टीबी की, आप तो पुराने आदमी हैं, आप तो मंत्री भी रहे। वही पूछ रहा हूँ, पूछिए। वही पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से कि एसेंशियल लिस्ट में अब तक शामिल नहीं। माइक पर बोलिए। माइक। एसेंशियल ड्रग के लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं है और अभी उसको टेक्निकल कमेटी से और उसको सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है महोदय। तो मेरा यही कहना है, फिर भारत सरकार के द्वारा भी जो उपलब्ध कराया जाता रहा है और अभी भी कराया जाता है, तो उसमें भी कभी कभी महीनों और दवा उपलब्ध नहीं होती। क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि क्या सरकार अपनी व्यवस्था कुछ खड़ी करना चाहती है? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से अपने उत्तर के प्रथम पैरा में ही लिखा है, ये जो टीबी बीमारी होती है, इस टीबी बीमारी के इलाज के लिए देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय यक्ष्मा प्रभाग भारत सरकार के माध्यम से दवाइयां हम सब लोग को हमेशा मिलती रही, और चूंकि दवाइयों की आपूर्ति लगातार भारत सरकार से होती रहती थी, इसलिए जब ईडीएल की लिस्ट बिहार में बनी तो उसकी जरूरत हमको महसूस नहीं हुई। चूंकि भारत सरकार जब दवाइयां लगातार दे ही रही है और देती रही है, लगातार ये आपूर्ति होता रहा है। कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हुआ, जिसकी भी आपूर्ति अब भारत सरकार से फिर शुरू हो गई। इसी बीच में जैसे ही आपूर्ति बाधित हुई, हमने तुरंत ईडीएल के अंदर उन 9 दवाइयों को नाम को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और उस मैंने लिखा है कि 9 प्रकार की औषधियों को शामिल करने का टेक्निकल कमेटी के बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय भी लिया जा चुका है, और BMSICL को 9 प्रकार के दवाई किनने का निर्देश भी दे दिया गया है, जो क्रय की प्रक्रियाधीन है। तो माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा कि राज्य की सरकार क्या करना चाहती है, तो हम जो करना चाहते हैं वो तो हम कर दिए। हम ईडीएल में शामिल भी कर दिए, क्रय का आदेश भी दे दिए, दवाई आने वाला भी है, भारत की सरकार से भी दवाई आ गई, दवाई जाना शुरू भी हो गया। तो माननीय सदस्य की जो चिंता इस प्रश्न के माध्यम से थी, उसका समाधान करने का हमने प्रयास किया है। माननीय सदस्य हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, अभिभावक तुल्य हैं, तो उनका तो कोई भी प्रश्न आता है तो हम तो बहुत गंभीरता से लेते हैं। चलिए, अब क्या है? श्रीमती नीतू कुमारी, श्री आलोक रंजन। पूछता हूं महोदय। पूरक पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वहां ऑक्सीजन प्लांट बंद है महोदय। हमने तो 1 साल लिखा, 2 साल से बंद है महोदय। और महोदय, उसका जो पाइप है ऑक्सीजन प्लांट वाला, उसकी चोरी महोदय नवंबर माह में पिछले साल उस पाइप। आलोक जी, महोदय पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। और प्राथमिकी दर्ज किया गया है महोदय 16/7 को। जब तक महोदय पीछे की बात पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय। मान लीजिए मंत्री जी भी समझते हैं बात को, और मंत्री जी ने भी ऑक्सीजन प्लांट के महोदय जवाब दिया। महोदय पूरक पूछिए, जवाब मिलेगा। 16/7 को प्राथमिकी दर्ज की गई उस पाइप, जो वहां पर जो तांबे का पाइप चोरी हुआ। 11वां महीना पिछले में जो है सो चोरी हुई, कोई पूरक नहीं हुआ महोदय। तो फिर भाषण की अनुमति नहीं है। नहीं महोदय, हम भाषण के लिए नहीं बोल रहे। तो महोदय, ये जो अभी जो ये FIR कराया गया, जब हम प्रश्न किए तो इतने माह से FIR नहीं हुआ,
गार्ड के द्वारा 2 चोर को पकड़ के दिया गया, उसको भी छुड़ा दिया गया महोदय। तो उस पदाधिकारी पर जो ये प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग महोदय, कार्रवाई करने के लिए ही तो एफआईआर होता है और फिर उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है। पुलिस है, चोर को खोजेगा, पकड़ेगा। और ऐसे आपको बताया, आपने ठीक ही कहा, माननीय सदस्य रोज बात होता है और इस विषय पर भी मेरे से भी बात हो चुकी है, मेरे एसीएस से भी। ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई आलोक जी, अभी आप इनका अकेले में भी बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सवाल खड़ा करते हैं। विस्तृत चर्चा हुआ है, विस्तृत चर्चा के बाद जितना कुछ हुआ सब उनको मालूम है और वो संतुष्ट भी है। ऋषि कुमार भैया, आपकी बात हो गई, समय कील मत करिए बाकी में बस का। श्री ऋषि कुमार, श्री मोहम्मद निहालुद्दीन, श्री अवध बिहारी चौधरी, श्रीमती निशा सिंह नहीं आई, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री प्रहलाद यादव। पूछता हूँ, पूरक पूछिए प्रहलाद बाबू। पढ़वे नहीं किए? पढ़वे नहीं किए। नहीं। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, प्रहलाद बाबू ने अपना उत्तर नहीं पढ़ा, पढ़ भी दीजिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, उत्तर पढ़े नहीं है, नहीं किया, ऐसा नहीं कर रहे हो। पढ़े नहीं है तो इसकी जवाब तो पढ़ दीजिए, आपके पुराने मित्र हैं। काहे नहीं पढ़े? खंड 1 आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है 33/11 KVA कोट एरिया विद्युत शक्ति उपकेंद्र से 11 KVA मननपुर फीडर द्वारा क्यूल नदी के पार खुटकू पार पंचायत में विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार वृक्षों की छटाई कर अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य किया जाता है। पिछले वर्ष बरसात के मौसम में क्यूल नदी में तेज धार होने के कारण विद्युत लाइन का डीपी संरचना क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे विस्थापित कर नदी क्षेत्र के किनारे अधिस्थापित कर विद्युत संरचना को सुदृढ़ कर लिया गया है एवं संबंधित क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जी पूरक। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां का प्रश्न हम किए हैं वहां का ये उत्तर नहीं है। ये मननपुर ग्रिड की बात कर रहे हैं, ये 4 पंचायत में जहां का हम अथी कर रहे हैं, प्रश्न किए हैं, वो जो है लखीसराय का जो कोट एरिया है वहां से विद्युत का आपूर्ति होता है और क्यूल नदी बीच में पड़ता है हसलपुर गांव के बगल में, और वहीं से ये बिजली जाता है। अब गाछ रहने के कारण, हल्का बारिश होने के कारण क्या होता है कि तार टूट जाता है, अब बराबर विद्युत आपूर्ति बाधित रहता है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो उत्तर दे रहे हैं वो उत्तर दूसरी जगह का है, और जिस जगह का ये प्रश्न है वहाँ का उत्तर ही नहीं आया है। इसलिए आपसे आग्रह होगा कि इस प्रश्न के अनुसार जो कोट एरिया से हसनपुर गांव हो करके जो क्यूल नदी से पार करता है, वहां पर 2 टावर की जरूरत है। अगर टावर लग जाता है तब फिर वो जो दिक्कत होता है वर्षा से या आंधी से, वो दिक्कत दूर होगा और 4 पंचायत को आबाद रूप से वो माननीय मंत्री बिजली मिलेगा। माननीय मंत्री जी, इनका कहना है कि अभी जहां से बिजली आपूर्ति हो रही है वो नदी के उस पार है। माननीय सदस्य एक डिटेल लिख के दे दें, इस पर देखेंगे। आप एक बार लिख के फिर से दे दीजिए, कराएंगे मंत्री जी, कह रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार, पूछता नहीं, पूरक पूछिए वीरेंद्र जी, उत्तर संलग्न है। बिजली सड़क बनाने के क्रम में जब एनओसी मिलता है, फिर भी जो है सड़क के मध्य या किनारे में बिजली का खंभा लगा रहता है। ओवरब्रिज बन रहा है हाजीपुर में वर्षों से, लेकिन बिजली का पोल नहीं हटाने के कारण कार्य बाधित है। ऐसा कई सड़क पर श्रीमान दिखता है। मेरे यहाँ 10 नंबर सड़क बनाई गई है परशुराम गांव में, जो है यहाँ का बात कहाँ हो रहा है, तो हाजीपुर ओवरब्रिज का बात हो रहा है। उसके साथ साथ दिया गया है जो निर्माणाधीन सड़क पर। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, अच्छा इसको बना रही है, पुल का शिफ्टिंग भी कर रही है, कार्रवाई जल्दी पूरी होगा। बैठ जाइए। श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, लेकिन उसके पूर्व अध्यक्ष महोदय, पूर्व नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी
कि प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए और माननीय सदन के सदस्य अध्यक्ष महोदय, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं अध्यक्ष महोदय सदन की ओर से। हाँ अध्यक्ष महोदय, अब मैम अध्यक्ष महोदय, मैं आयुष अस्पतालों में दवाओं के अभाव के बारे में पूछ रहा था। मैं आप इनके मंत्री पद से हटने का बधाई दे रहे हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं अध्यक्ष महोदय, इसकी मैं बधाई दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हाँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बोला है कि आयुष अस्पतालों में 3,56,58,000 की दवाई वित्तीय वर्ष में राशि का प्रावधान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि राज्य में जो आयुष चिकित्सक हैं, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में 1399 हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 533 है और जिला अस्पतालों की संख्या 36 है। इनमें भी आयुष चिकित्सक की बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक है। तो इन तीन जो मैंने अस्पताल बताया, इन तीनों अस्पतालों में ये जो दवाएं हैं, देसी दवाएं, उसमें कितने की राशि कर्णांकित की गई और कितना दवाई उपलब्ध कराई गई अध्यक्ष महोदय, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य विभाग महोदय, माननीय आप तो आयुष दवाओं की आपूर्ति करने का विचार थे, केवल ये प्रश्न आपका है। इतनी राशि आवंटित की गई, ये प्रश्न में कहाँ है? दवा के लिए राशि, दवाओं की संख्या पूछ रहे तो वो भी प्रश्न बता दी महोदय। माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है। जो आयुष चिकित्सक है वो आयुष दवाइयां ही लिखे, यही उनका काम भी है और यही सोच के विभाग उनको नियुक्त भी करता है। और इस वित्तीय वर्ष में 3,56,58,000 रुपया इस कार्य में आवंटित किया गया है। मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि प्रश्न के जवाब में अभी 3,56,58,000 रुपए की राशि की जानकारी मैंने उन्हें दी है। कल पुनः इस विषय की समीक्षा दोबारा मैंने विभाग में की और फिर जब दोबारा विभाग में समीक्षा की, उसके उपरांत हमने फिर तय किया कि और 7 करोड़ रुपया अगले 3 महीने के अंदर इस काम के लिए विभाग देगा और 7 करोड़ इसके अतिरिक्त और राशि इस आयुष की दवाइयों के क्रय हेतु खर्च किया जाएगा। और जो राज्य की आयुष समिति है वो इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेगी कि जो हमारे आयुष चिकित्सक हैं वो इन दवाइयों को लिखे और उनकी आपूर्ति भी जो हमारे मरीज हैं उनको उपलब्ध किया जाए, उनको दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। अब क्या अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री जी को, तो जी माननीय मंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 7 करोड़ और दिया, लेकिन मेरी चिंता अध्यक्ष महोदय देसी चिकित्सालयों की नहीं है। मेरी चिंता है जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सदर पीएचसी है और जो जिला अस्पताल है, वहां जो आयुष चिकित्सक हैं उनको क्या माननीय मंत्री जी उनके लिखने के लिए वहां भी दवा उपलब्ध कराएंगे, ये मेरी चिंता है अध्यक्ष महोदय। उन्हीं 3 स्तर के चिकित्सा सेवा संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से जहां चिकित्सक रहेंगे वहीं दवा लिखेंगे और वहीं दवाइयों की आपूर्ति भी होगी। ठीक है। डॉक्टर रामानुज प्रसाद, श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, पूरक पूछिए। लाल बाबू जी माइक दो भाई। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब आया है उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं यार आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पहले बधाई देता हूँ, जो जवाब मिला है सही है, लेकिन हम चाहते हैं जब 23 पंचायत का हमारा चिरैया प्रखंड है, वो बड़ा प्रखंड है, इसलिए सही बिजली का आपूर्ति हो नहीं पाता। तो हम चाहते हैं शिकारगंज में एक उप केंद्र लग जाए तो सब लोगों को सुविधाजनक बिजली, चूंकि सरकार का भी मंशा है कि बिजली की सप्लाई अच्छी हो, तो एक वहाँ उप केंद्र लग जाए तो हमारी चिड़िया प्रखंड 23 है, उसमें 8 एक जगह कर दिया, 15 एक जगह, तो बहुत अच्छी होगी। आपका सुझाव कब तक खुलेगा इससे? आपूर्ति की जरूरत है, नई सब स्टेशन की जरूरत। 5 के बदले में 10 का प्रस्ताव भेजा गया है, जल्दी उसकी स्वीकृति हो जाएगी, होने वाला। बढ़िया अध्यक्ष, एक 10 दिया गया है ठीक है, लेकिन वो दूर पड़ जाता है, इसलिए जाते जाते वहाँ के लाइट वाले को न बिजली पंखा चल पाता है, न टीवी चलता है, न कुछ
वोल्टेज मिलता ही नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लंबे लंबे, इसलिए वो वहाँ हो जाने से सुविधा हो जाएगा लोगों को। माननीय मंत्री जी चिंता करेंगे कि सबको लाइन मिले और वोल्टेज मिले। बैठिए। मोहम्मद अंजार नईमी, श्रीलाल बाबू प्रसाद गुप्ता, फिर से पूछना है, पूरा पूछिए। मंत्री जी का सवाल, मंत्री जी से जो सवाल किया था उसका उत्तर सही मिला है, इसलिए मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। वाह। श्रीकांत यादव, श्रीकांत यादव, श्रीमती रश्मि वर्मा, पूरक पूछिए रश्मि जी। कि उत्तर प्राप्त नहीं है, कृपया मंत्री जी जरा पढ़ देंगे। उत्तर नहीं, उत्तर नहीं मिला है। उत्तर में अभी भी पता किया है, उत्तर माननीय नहीं मंत्री ऊर्जा विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए भाई। वर्मा जी का नाम, रश्मि वर्मा जी का। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में निर्बाध एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति है। पुराने ट्रांसफार्मर के स्थान पर नए सीसीएस अधिस्थापन करने का वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं। मेरा पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी को, कि माननीय मंत्री जी ये ज़रूर अपने नियमावली में चेंजेस ज़रूर लाएं, क्योंकि नरकटियागंज बाजार बहुत ही कंजेस्टेड और डेंस्ड है। आए दिन हादसे होते रहते हैं और भयंकर, अभी रिसेंटली आग भी लगी और लोगों ने अपने सामने ट्रांसफार्मर बदलवाने का और लगवाने का विरोध भी किया है, अभी रिसेंटली भी विरोध किया है। मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगी कि वो सीएसएस कम से कम नरकटियागंज में लगाने का, जैसे स्मार्ट सिटी में लग रहे हैं, तो कम से कम नरकटियागंज बाजार में ज़रूर सीएसएस लगाने का कोई ना कोई प्लानिंग करें। माननीय मंत्री जी उनके सुझाव पर विचार करिए। श्री अजय धन्यवाद। यादव, श्री अजय यादव, श्री विनय बिहारी, श्री विनय बिहारी, मोहम्मद अफाक आलम, डॉक्टर सुनील कुमार, श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त है। मेरे यहाँ 3 यूनिट एपीएससी का भवन बना हुआ है विगत 10 वर्षों से, लेकिन छत ढलाई के बाद से ही अधूरा पड़ा हुआ है। तो मंत्री जी का जवाब आया है कि निर्माण एजेंसी से प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है और उसके बाद उन पर निर्णय लिया जाएगा, प्रस्तावित है। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अगर सरकार गंभीर है तो जवाब तो 1 सप्ताह में आकर के फिर अग्रिम कार्रवाई हो सकती है, तो कितना दिनों में ये कार्रवाई पूर्ण होगी? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, यह योजना 15 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी और उस वक्त विभाग के द्वारा जो अस्पतालों का निर्माण कराया जाता था वह भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जाता था। बाद के वर्षों में 2012 से स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही कॉरपोरेशन बना, जिसके माध्यम से भवनों का निर्माण कराया जाता है। तो ये चूंकि 15 वर्ष पुराना योजना है और जब माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को सामने लाया तो उसकी तस्वीर भी मैंने मंगाई है। उसकी तस्वीर में मैंने देखी है, निश्चित रूप से वह अर्धनिर्मित भवन है। चूंकि अंतर विभागीय मामला अब हो गया है, अब स्वास्थ्य विभाग के साथ ये भवन निर्माण विभाग का भी मामला हो गया है, इसलिए भवन निर्माण विभाग को हमने लिखा है कि आप उसकी अभी जो वर्तमान स्थिति है उसका प्रतिवेदन दीजिए और मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूं कि उसका प्रतिवेदन मैं शीघ्र मंगवा के उस अर्धनिर्मित उनके एपीएससी को बनवाने का काम करूंगा। यदि वो भवन निर्माण विभाग करने को तैयार होगा तो उसके माध्यम से, नहीं तो बीएमएसआईसीएल के माध्यम से। जी, माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूर पर सिंहिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जांच के क्रम में जाने पर रजिस्टर देखने के बाद मिलता है, प्रभारी भी वहाँ मौजूद थे, देखने के बाद ड्यूटी रात में है और हाजिरी दिन में बना ली जाती है। पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहा हूँ श्रीमान जी। कहाँ पूछ रहे हैं? पूरक क्या प्रश्न आपका, क्या चाहते हैं जानना? यानी कि जो कर्मचारी रात में ड्यूटी को जाएंगे, ड्यूटी रात में है, उनकी हाजिरी दिन में बनी रहती है और विगत 8 वर्षों से प्रभारी वहां पर जो है अनियमितता फैलाए हुए हैं। क्या चाहते हैं? उनको हटाया जाए और अच्छा प्रभारी दिया जाए वहां पर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग।
महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय की ओर माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान आकृष्ट कराया है और मैंने तुरंत क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा दरभंगा प्रमंडल को इसकी जांच का निर्देश दिया है और जांच प्रतिवेदन उनको एक पक्ष के अंदर समय सीमा भी निश्चित कर दी है। एक पक्ष के अंदर जांच प्रतिवेदन उनसे मंगाया है और उसके बाद जो दोषी होंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। श्री जितेंद्र कुमार, पूरक पूछिए जितेंद्र जी। महोदय, बड़ा मुश्किल से आपका प्रश्न आ जाता है महोदय, विनम्रता पूर्वक एवं आग्रह पूर्वक माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कृषि विद्युत योजना के तहत हमारे विधानसभा क्षेत्र के अस्थामा, सरमेरा, बिंद एवं कतरीसराय प्रखंडों में दर्जनों गांव में करीब वर्षों से अधूरे कार्य पड़े हैं। तो क्या मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, उक्त सभी कार्यों को जो अधूरे कार्य हैं यथाशीघ्र करवाने की कृपा करना चाहेंगे। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। इस कार्यक्रम के तहत सभी कार्य कराए जाएंगे। सितंबर 25 तक पूरा करने का लक्ष्य। पूरा हो जाएगा 25 तक। बैठिए। श्री अरुण सिंह। श्री अरुण सिंह। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम, पूरक पूछिए निक्की जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, इसमें सर्वे हो चुका है और समय सीमा भी निर्धारित है, इसलिए माननीय मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। चलिए। श्री कुंदन कुमार, पूरक पूछिए कुंदन जी। जी अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है उसमें कहा गया है कि बेगूसराय सदर प्रखंड के खम्हार, रजोड़ा एवं बंदुआर में एवं बीरपुर प्रखंड के जगदर, नौला एवं गाड़ा में ये निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा और निविदा के प्रक्रिया में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निविदा की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, निविदा की प्रक्रिया कब पूर्ण कर ली जाएगी इसका स्पष्टता से जवाब नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो उसका टेक्निकल बीट खुलता है, फाइनेंशियल बीट खुलता है, फिर एग्रीमेंट होता है। लेकिन मैंने उन माननीय सदस्य को बताया, बात उनको मालूम है टेक्निकल बीट क्या होता है, बात ही मालूम नहीं। इस विषय पर मेरी उनकी पूरी बात हो चुकी है पूरे प्रश्न में। फिर भी माननीय सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि गारा में निर्माण एजेंसी BMSICL के द्वारा जो कार्य संवेदक जिसको कार्य आवंटित किया गया उसको 15 दिनों में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दे दिया गया है और माननीय सदस्य के द्वारा भी मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी दी गई थी कि जगदर और नौला में भूमि उपलब्ध है, तो वहां भी BMSICL को निर्देशित किया है कि जल्दी से ये निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके वहां कार्य प्रारंभ कराएं। ठीक है। सकारात्मक जवाब के लिए मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज यादव, पूरक पूछिए मनोज जी। उत्तर सेकंड में दिया हुआ सर, भवन के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्री तथा मिट्टी, बालू, ईंटी इत्यादि की जांच समय समय पर सरकारी संस्थान NABL प्राधिकृत संस्था के द्वारा कराई जाती है। मैं खुद उस जगह पर गया था और जब मैं गया तो देखा कि नहीं ईटा सही था, बालू की मात्रा बहुत ही निम्न स्तर का था और जो सीमेंट यूज किया गया वो भी बहुत निम्न स्तर का था। तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कुछ स्तरीय जांच आप कराना चाहते हैं पटना की टीम के द्वारा। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, आप जिस स्तर के अधिकारी का नाम बताएं मैं उस स्तर के अधिकारी से जांच करा। आप जिससे चाहें उससे जांच करा देंगे माननीय मंत्री जी। आप बता दीजिए। धन्यवाद। क्या मेरा आपका कहां से आ जाएगा इसमें? सर पूरा है इसमें सर, मेरा पूरा है। बेलहर में आप कहाँ जाएंगे? सर स्वास्थ्य का ही पूरा मेरा। स्वास्थ्य का नहीं, बेलहर है भैया। सर बिल्डिंग में वही नहीं, बेलहर है, बांका जिला का, आपका नहीं है। भीम कुमार सिंह, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, बैठिए बैठिए बैठिए। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। कार्यस्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 जुलाई 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री महबूब आलम, श्री सतदेव राम, श्री महानंद सिंह, श्री संदीप सौरभ, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अरुण सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री गोपाल रविदास एवं श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। दूसरा, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री अजय कुमार, श्री रामरतन सिंह, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री शकील अहमद खां, श्री सुरेंद्र राम, श्रीमती अनीता देवी। तीसरा, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं,
जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्यसंचालन नियमावली के नियम 19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अमान्य हो गया तो कैसे सुन लें? अमान्य हो गया ना। इधर जो आ जाते थे तो कैसे पढ़िएगा? इधर आना बंद करिए तो पढ़ने देंगे नहीं आएंगे। पूरे सदन के सामने वादा कर रहे हैं आप सदन के सामने वादा कर रहे हैं। ठीक है, माननीय शास्त्री महबूब आलम, पढ़िए अपने सूचना। बैठिए, बैठिएगा तो नहीं, यहाँ रहेगा तो कैसे करेंगे? महोदय, जातीय आधारित सर्वेक्षण के उपरांत राज्य के तकरीबन 95 लाख महागरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि की सरकारी घोषणा आय प्रमाण पत्र के झमेले और ऑनलाइन आवेदन के प्रावधानों के कारण एक क्रूर मजाक बनकर रह गई है। इस राशि के लिए 72,000 से कम वार्षिक आमदनी के आय प्रमाण की शर्त लगा दी गई है, जबकि प्रशासन 1 लाख रुपए से नीचे के प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। जब सरकार के पास पहले से 95 लाख महागरीब परिवारों का डाटा उपलब्ध है, तो फिर आय प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? सरकार की ओर से जारी लघु उद्यमों की सूची में पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण क्रियाकल्प शामिल ही नहीं है, जो गरीबों के जीवन जिंदगानी का सबसे बड़ा सहारा है। सभी महागरीब परिवारों को बिना शर्त एक मुश्त 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाने तथा लघु उद्यमों की सूची में पशुपालन को जोड़ने के अति महत्वपूर्ण लोकप्रियता के प्रश्न पर सदन का कार्य स्थगित कर हम बहस की मांग करते हैं। महोदय, 95 लाख गरीबों का चिन्हित कर। अध्यक्ष महोदय, बिहार भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य है। राज्य के 96% जो सीमांत और छोटे किसान हैं, वहीं 32% परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। राज्य के 38 जिले में से 15 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं तथा शेष सभी जिले प्रति वर्ष सुखाड़ में प्रभावित रहते हैं। यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ में अरबों की संपत्ति, जान माल का नुकसान होता है, साथ ही बुनियादी ढांचे का भी क्षति हो जाता है, जिसमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता बनी रहती है। राज्य में औद्योगिक विकास भी नहीं के बराबर हुआ है। इन कारणों से राज्य के विकास के सभी मानकों में बहुत पीछे है। विदित हो कि 5वें वित्त आयोग द्वारा विशेष राज्य के दर्जा हेतु निर्धारित मापदंड को बिहार पूरा करता है। महागठबंधन की सरकार 22/11/2023 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे खारिज करने से पूरे राज्य के आम जनता में काफी आक्रोश है एवं अपने को ठगा सा महसूस करती है। अतः दिनांक 26/7/2024 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। अध्यक्ष महोदय, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। अजीत शर्मा, महोदय, आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर राज्य में बदहाल हो चुकी विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रत्येक दिन दर्जनों हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई, डकैती आदि की घटनाएं घट रही हैं। इस तरह की प्रशासनिक शिथिलता के कारण घट रही घटनाओं की वजह से बिहार के लोगों के मन में भय समा गया है और वे अपने को घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधि व्यवस्था पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सभी कार्यों को स्थगित कर राज्य में बदहाल हो चुकी विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराई जाए। प्रभारी मंत्री विधि विभाग। महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन की उपस्थापित करता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय,
मैं बिहार काराधन विवादों का समाधान अधिनियम 2024 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या SO 67 एवं 68 दिनांक 15/3/2024 तथा बिहार वित्त सेवा संशोधन नियमावली 2024 से संबंधित अधिसूचना संख्या 2650 दिनांक 14/6/2024 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग, माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 158/1959 दिनांक 15/4/2024, SO 189 दिनांक 15/7/2024 एवं SO 190/191 दिनांक 20/6/2024 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 158/159 दिनांक 15/4/24, SO 189 दिनांक 27/5/24 एवं SO 190/191 दिनांक 20/6/2024 की एक प्रति 30 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री समाज कल्याण विभाग। महोदय, मैं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2010 के नियम 21(3) के तहत बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखता हूं। सभा सचिव। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 135 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। अब क्या महोदय, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा तो हो गया, मांग समग्र रूप से महोदय ये पूरा पढ़ने की अनुमति दी गई है। पूरे समग्र रूप से पूरे बिहार की जनता की ये मांग, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने यहाँ से विशेष राज्य के दर्जा की मांग की थी। लेकिन और विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यहाँ पर टैक्स रिलैक्सेशन होता, इंडस्ट्रीज आती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, यहाँ की उत्पादकता बढ़ती, ये तमाम चीजें होती। आलोक जी, पूरी बात उन्होंने रख दिया है, अब उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। महोदय, डिस्कशन नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं क्यों नहीं मिला, और इधर के लोग जानते हैं और आप सब लोग जानते हैं। डिस्कशन नहीं हो सकता। इसलिए महोदय मांग है महोदय कि ये समग्र विकास के लिए बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर पूरे सदन को स्टैंड करना चाहिए महोदय, और केंद्र सरकार से इसके लिए मजबूर करके और बिहार के लिए विशेष दर्जा का मांग होना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय। माननीय आलोक मेहता जी ने जो बातें कही है, प्रथम पाली जब शुरुआत हुई थी उस समय भी हमने देखा था कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अलग अलग तख्तियां लेकर कुछ अपनी बात जोर जोर से नारे लगा के कह रहे थे। उसमें हमने कई बातें देखी थी। उसमें हमने ये भी देखा था कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो। महोदय, विशेष राज्य के दर्जे या विशेष पैकेज या विशेष मदद की बात अनेकों बार यहाँ हो चुकी है। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो, और वहाँ आपके पूरे इंडिया ब्लॉक के लोग संसद में नारे लगाते हैं कि केवल बिहार और आंध्रा के थाली में जलेबी या समोसा दिया गया है, बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया। महोदय, तो इनके सभी दलों के केंद्रीय नेतृत्व मानते हैं कि बिहार के थाली में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जिलेबी और समोसा दिया है।
ये इनके केंद्रीय नेतृत्व बोलते हैं। यहाँ ही लोग कहते हैं सौतेला व्यवहार महोदय, इसलिए केंद्र ने बिहार के साथ सौतेला नहीं बल्कि विशिष्ट व्यवहार किया है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हो गया, नहीं डिस्कशन नहीं हो सकता है, डिस्कशन नहीं हो सकता। नहीं आलोक जी सुन निकाल लिए जाएंगे। श्रीमती भागीरथी देवी अब बैठ जाइए। हो गया नहीं होगा, अब डिस्कशन नहीं हो सकता है। नहीं भागीरथी माननीय अध्यक्ष जी, रामनगर मैंने दोनों पक्ष को बोलने का अवसर दे दिया, बैठ जाइए। प्रखंड परेला हुजूर, रामनगर क्षेत्र में हाउस है भैया, गमनाहा प्रखंड में बैठिए। बिजली के बिल अवैध वसूलल जाता हुजूर। गरीब आदमी के बिजली के बिल आपको अब नहीं होगा। आदमी रख के ऑफिस से जबरदस्ती वसूलवाल जाता। जब ना बिजली का बिल गरीब आदमी ज्यादा नइखे जरूरत ओकरा पर केस करा देहल जाता। हुजूर एकरा के निर्णय कइल जाओ जी, आ बिजली का बिल के कम करावल जाओ। श्री मुकेश कुमार यादव, पूरा पढ़ने का अवसर दिया आपको। अब नहीं पूरा विषय नहीं, डिस्कशन नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, नहीं बस 12:30 तक हाउस है, अब डिस्कशन नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण हेतु रखे गए लैब टेक्नीशियन RT-PCR टेक्नीशियन की सेवा राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 1480 दिनांक 1/7/24 द्वारा रोक लगाया गया है। उस पत्र को निरस्त कर इन टेक्नीशियनों की सेवा 60 वर्ष उम्र तक करने की मांग सरकार से करता हूं। करूल ईमान, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण के ढाका में देवेंद्र यादव, हुसैन अंसारी इत्यादि 4 मजदूरों के बेहोश होने और अस्पताल में उपचार न होने के कारण मौत हो गई है। आमजनों ने विरोध किया है। प्रशासन झूठा मुकदमा कर एक तरफा तौर पर सिर्फ मुस्लिम अक़लियतों को परेशान कर रही है, जबकि मृत्यु एवं विरोध करने में दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। मैं उच्च स्तरीय जांच कर मुकदमा को निरस्त करने की आपसे मांग करता हूं। महोदय, गरीबों का मामला है महोदय। श्री राणा नंदीर। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ीदयाल अनुमंडल परिसर में न्यायिक कोर्ट शुरू करने हेतु भवन सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अतः सदन के माध्यम से पकड़ीदयाल अनुमंडल में न्यायिक कोर्ट शुरू कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत अवर प्रमंडल बहादुरगंज में विद्युत आपूर्ति बिल्कुल चरमराया हुआ है। गुणवत्ताहीन उपकरणों, लंबी दूरी पर PSS ग्रिड और अप्रशिक्षित कर्मियों एवं आवश्यकता अनुसार विद्युत सप्लाई का अभाव मुख्य समस्या है। मैं सरकार से नियमित बिजली बहाल करने की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। महोदय, देखिए कटिहार जिला अंतर्गत बलरामपुर विधानसभा में बिजली आपूर्ति अभाव में हाहाकार मचा हुआ है। 2 घंटों के लिए भी बिजली नहीं मिलती, विद्यार्थियों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। अतः स्मार्ट मीटर के विरोध में गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली 24 घंटे देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री राम सिंह। वाल्मीकि नगर 0 RD से इनरवा 307.5 RD तक दोन कैनाल तक पूर्व से सड़क बना है, जो अत्यंत ही जर्जर स्थिति में है, जिससे लगभग 4 विधानसभा के लोगों का आवागमन प्रभावित होता है। अतः 0 RD से 307.5 RD तक दोन कैनाल पर जर्जर सड़क को बनवाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों का सर्वेक्षण कर जिन विद्यालयों में चारदीवारी एवं गेट नहीं है अथवा अधिनिर्मित चारदीवारी है, उन सभी में राज्य सरकार चारदीवारी एवं गेट का निर्माण कार्य अविलंब पूर्ण करवाए। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट एवं बहरी अंचल में हजारों की संख्या में किसानों के जमीन का परिमार्जन, LPC, जमाबंदी एवं दाखिल खारिज नहीं होने के कारण किसानों सरकारी लाभों से वंचित रह जाते हैं।
अतः मैं सरकार से उक्त अंचल में लंबित परिमार्जन, एलपीसी जमाबंदी एवं दाखिल खारिज पंचायतों में कैंप कराकर निपटारा कराने की मांग करता हूं। श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला में जिला परिषद से नव नियुक्त वेंडरों की सामग्री मूल्यों की कीमत में बाजार एवं कंपनी एवं सरकारी दर से 50% कम रखा है, जिसके कारण सारे त्रिस्तरीय पंचायत मुखिया समिति जिला परिषद सभी का काम बाधित है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी दर एवं कंपनी के दर पर जल्द ही सुधार कर पश्चिमी चंपारण के रेट को, सामग्री का रेट को सुधार किया जाए, ताकि वहां के जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय पंचायत का काम कर सके और वहां सारा काम बंद है। श्री अजय कुमार। अरे भाई अध्यक्ष महोदय, देर क्या करते हैं लोग, जल्दी जल्दी उठता, आप देर से उठते हैं। बोलिए। आपकी दृष्टि सर देर से आती है। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना अंतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर सकरा वार्ड नंबर 9 में संचालित फिनो पेमेंट बैंक सीएसपी को अपराधियों ने लूटकर 2 लोगों की हत्या कर दी, जिसका केस नंबर 203/24 डेट 30/6/24 है। मैं सरकार से अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। देखिए माननीय कितना अध्यक्ष मौका मिला है महोदय, बोलने का, आ जाते हैं बार बार बेल में। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, डुमराव नगर के बीच से गुजरने वाली NH 120 सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। आए दिन दुर्घटनाओं में नागरिकों के घायल होने की सूचना मिलती रहती है। अतः सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि इस सड़क की अतिशीघ्र मरम्मति की जाए। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने नगर निकाय प्रतिनिधियों को योजना चयन कमेटी से बाहर रखा है। यह जनता के चुने प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकार की कटौती है। सरकार द्वारा इस तरह के लिए गए निर्णय वापस लेने एवं नगर निकाय प्रतिनिधियों के पूर्व के अधिकार लागू करने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माइक दो भाई। माइक दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकटा मायनाटांड के बलथर, मुरली, नरवा के गरीब मुसहर परिवारों को प्रशासन ने उजाड़ दिया है। फिर धर्मपुर, सिकटा जैसे गांवों के गरीबों पर बुलडोजर चलाने की नोटिस दी गई है। पुनर्वास करने सरकारी घोषणा के विपरीत पूरे बिहार में बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री इजहारुल हुसैन। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कृषि विभाग के अधीन कार्यरत किसान सलाहकार लगभग 14 वर्षों से कृषि विभाग के सभी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित कर रहे हैं। उनका मानदेय 13,000 रुपया प्रति माह निर्धारित है, जो महंगाई दर के अनुरूप नहीं है। किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बरुराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों, नगर पंचायत, नगर परिषद के सभी श्मशान घाटों की घेराबंदी, मिट्टी भराई, ग्रामीणों के बैठने के लिए शेड एवं श्मशान घाटों में जलापूर्ति की व्यवस्था की मांग सरकार से करता हूं। माननीय शासकगण, अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यान आकर्षण के उपरांत बैठिए, सुनिए ना, बैठिए। और ध्यान आकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय सर श्री अजीत कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला सहित पूरे बिहार में वर्षा कम होने के कारण सूखा की स्थिति बनती जा रही है। आप चाहते हैं कि आपके मेंबर नहीं पढ़े? किसी तरह बैठे बैठे किसान मेंबर नहीं पढ़े हैं। किसी तरह किसान धान का बिचड़ा तैयार कर लिए हैं और अब धान की रोपनी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नहरों के अंतिम छोर तक पानी व कृषि फीडर में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की सख्त जरूरत है, ताकि किसान धान की रोपनी सरलता पूर्वक कर सके। अतः किसानों के हित व धान की रोपनी को ध्यान में रखते हुए बक्सर सहित पूरे राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली
और नहरों के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते कहाँ हैं। गए तिवारी जी, बक्सर के विधायक? सवाल महोदय- खड़ा करने के लिए बेल में आते हैं, अभी सब सवाल खड़ा हो रहा है तो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं, कैसे होगा? ऐसा होता है क्या? आप जब ये पूरे बिहार का सवाल है सर। जनता के हित की बात करते हैं तो सरकार क्या कर रही है उसके लिए सुनना भी चाहिए ना। ये पूरे बिहार का सभी सदस्यों का सवाल है सर। महोदय, बक्सर जिला सहित पूरे बिहार में बेहतर ऊर्जा प्रबंधन हेतु डेडिकेटेड कृषि फीडरों में प्रतिदिन अनवरत 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, परंतु कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 26/7/24 से डेडिकेटेड कृषि फीडर में 14 घंटे यानी सुबह 5 से लेकर शाम 7 बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी। सर मेरा पूरक है सर। पूरक ये है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 14 घंटे किया गया। पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने 16 घंटा किया था। मैं आग्रह करता हूं कि इसको बढ़ा करके कम से कम 20 घंटा किया जाए। दूसरा मेरा पूरक है सर कि कृषि फीडर में जितना ट्रांसफार्मर लगा है उसकी गारंटी की जाए कि वह 12 घंटा के अंदर बदल जाए। एक हफ्ता 10 दिन तक सर ट्रांसफार्मर नहीं बदलता है। और तीसरा एक मेरा जो सवाल है इसमें, रात में कोई किसान खेती करता है कि हम लोग भी किसान के बेटा है, 5 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक डेडिकेटेड फीडर में बिजली रही। रात में पटवन होता है सर। नहीं। सर हम लोग किसान के घर से आते हैं सर, रात में 12 बजे 1 बजे तक पटवन हम लोग करते हैं सर 1 बजे तक पटवन। सर एक और मेरा, एक बार में एक आदमी खड़ा हो सर इसमें मेरा एक और सवाल है एक सर, बार में एक आदमी खड़ा सर होइए। एक और इसमें सवाल है पूरक में, एक और सवाल है कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी का, इसका भी जवाब दिया जाए सर सरकार की तरफ से। इसमें एक और विषय नहरों के अंतिम छोर तक पानी का, इस पर भी सर दिया जाए सर जवाब। 2 विषय कैसे शामिल होगा? जी सर। माननीय मंत्री, नहरों के जहाँ तक अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की बात, एक तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जो कहा है महोदय कि कल ही मुख्यमंत्री जी के स्तर पर किसानों को इस सिंचाई जो खरीफ का मौसम मुख्य होता है इसमें पानी पहुंचाने के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का निर्देश दिया गया। और अभी जो धन रोपनी बिछड़ा तैयार करने से लेकर धन रोपनी का है, अलग अलग जिलों में उस क्षेत्र में महोदय थोड़ी पानी की कमी है। और कमी का कारण है कि हमारे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं कि हमारा जो सोन नहर प्रणाली है उसमें बाण सागर से सोन का पानी आता है और रिहांद का पानी आता है, और उसमें तीनों राज्यों के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 1973 का ही समझौता से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन महोदय होता ये है कि ये नदी से जुड़ी हुई योजना है और नदी में पानी वर्षा के बाद ही आता है, किसी दूसरे स्रोत से नदी में पानी नहीं आता है। तो जब अल्प वृष्टि का मौसम होता है या ऐसा समय आता है तो नदियों में भी पानी का कमी हो जाता है। और जो वहाँ बाण सागर डैम है, आप लोग को पता होगा कि उसमें जब तक 836 फीट से ऊपर पानी नहीं होता है तब तक वो मध्य प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश वाले लोग पानी नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कल तक पानी कम आ रहा था उसको 3 दिन पहले से वो उससे कुछ ऊंचा गया है, तब लगभग 10,000 क्यूसेक हम लोग कल परसों से बढ़वा रहे हैं, जिससे आप सही कह रहे हैं। सरकार मानती है कि चूंकि वर्षा आधारित ही नदी में जल आता है और नदी के जल से ही सोन नहर प्रणाली में पानी आता है, तो अल्प वृष्टि के कारण पानी की कमी है। हम लोगों को महोदय सबसे दिक्कत बाण सागर से अधिक रिहांद से होती है। जो रिहांद नदी से पानी उत्तर प्रदेश से आना चाहिए, उन लोगों ने समझौते से अलग जाके उस पर एक हाइडल प्रोजेक्ट बना दिया है। और नदी के बीचों बीच हाइडल प्रोजेक्ट बना देने से जब वो हाइडल चलाते हैं तभी पानी नीचे आता है। हम लोगों ने अभी 10-15 दिन पहले से अपना एक अधिकारी बाण सागर में भी और रिहांद पे भी वहाँ हम लोगों ने प्रतिनियुक्त कर दिया है, जिसके कारण थोड़ा पानी बढ़ा है। और कल से हम लोगों को और पानी अभी तक जो 7600 क्यूसेक ही बाण सागर से मिलता था, अब आज से 10,000 क्यूसेक हम लोगों ने उनसे बात की है, उसको बढ़वा रहे हैं।
और रिहांद से अभी तो 4-5 दिन पहले तक पानी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने भी कल ही ये कमिट किया है कि उसमें भी 2500 क्यूसेक से अधिक देंगे। तो हमको लगता है कि 4-5 दिन के अंदर स्थिति थोड़ी और सामान्य की तरफ बढ़ेगी। सर सोन नहर प्रमंडल, सर सोन नहर से जितनी शाखा नहरें निकलती हैं, एक तो माननीय मंत्री जी का बात बाणसागर समझौता का है, वो तो ठीक है। हमारे सवाल के जवाब में मिला कि हमारे यहाँ 1700 क्यूसेक पानी का डिमांड है, लेकिन मात्र 1200 या 1000 क्यूसेक ही पानी आ पाता है, तो पानी पहुंचेगा नहीं। दूसरी बात हजूर, नहरों का प्रतिस्थापन और उसकी सफाई का काम लंबे समय से लंबित है, जिसके वजह से भी पानी में अवरोध पैदा होता है। हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि हमारे यहाँ सोन नहर प्रमंडल में जो डुमरांव लास्ट में पड़ता है, टेल एंड में पड़ता है, कम से कम नहरों का प्रतिस्थापन और उसकी सफाई के लिए अलग बजट का प्रावधान जरूर करने की कृपा करें, ताकि किसान सही तरीके से डुमरांव वाला हम लोग दिखवा लेंगे। डुमरांव लॉक पर हम लोग अलग से हर लॉक पर अधिकारी भेज पूरा विस्तार से जवाब आ गया। अब छोड़ दीजिए। जीवेश कुमार, नहीं आप बैठिए। जीवेश कुमार, हो गया भाई, समय नहीं है ना। मैं निम्नलिखित आवश्यक लोक महत्व के विषय पर विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के तहत सदन में सरकार के ध्यानाकर्षण सूचना देता हूं। आप कहां जा गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहां बीच में आ गए? आप माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कहां है? नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार नहीं बैठिए। बिहार के उच्च शिक्षा में 81% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। माध्यमिक पास करने वाले बच्चों में केवल 19% ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसका मुख्य कारण माध्यमिक शिक्षा की तुलना में बिहार में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों का अभाव है, जबकि शैक्षणिक सत्र 24-25 में कई विश्वविद्यालय के द्वारा सिंडिकेट से स्वीकृति के बाद भी नए महाविद्यालय में उच्च शिक्षा में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला गया है। अतः मैं उच्च शिक्षा में बच्चों का दाखिला बढ़ाने हेतु तथा माध्यमिक की तुलना में उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट घटाने हेतु नए महाविद्यालय खोलने के साथ साथ सिंडिकेट से स्वीकृत बिहार के सभी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 24-25 में नामांकन शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 धारा 21(2)D के आलोक में राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 1098 दिनांक 19/4/86 यथा संशोधित पत्रांक 3196 14/12/2017 द्वारा निर्गत परिनियम के निहित प्रावधानों के आलोक में विश्वविद्यालय से महाविद्यालय का प्राप्त संबंधन का प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से सिंडिकेट और सीनेट की स्वीकृति के उपरांत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कुल 28 महाविद्यालयों का संबंधन का प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिक्षा विभाग को प्राप्त था। उक्त 28 प्रस्तावों में से 19 महाविद्यालयों के संबंधन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा सहमति प्रदान करते हुए संसूचित किया जा रहा है। शेष महाविद्यालयों के संबंधन के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा 1 सप्ताह के अंदर अधिनियम और परिनियम के अनुरूप समीक्षा उपरांत निर्णय ले लिया जाएगा। ये हुजूर कौन है जी? ये हुजूर नहीं हमें, हुजूर नहीं है। ये कब तक सामंतवादी व्यवस्था हुजूर क्या? हुजूर आसन कस्टोडियन है सर। अब ये कब तक? सवाल ये है कि बिहार जो है, बिहार अग्रगणी राज्य है और बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट देने में, मैट्रिक का रिजल्ट देने में अग्रगणी राज्य है। अब इस महीने में, जुलाई के महीने में एडमिशन हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1 हफ्ते में हम इसको करेंगे। जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा, बच्चे जब सड़क पर भटकते रह जाएंगे, तो सरकार की इस प्रक्रिया का बच्चों को क्या लाभ होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिहार के अंदर हम लोग अभी बहुत, माने जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट है उसमें 78,948 हमारे पास मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल 7,755 है। उसकी तुलना में कॉलेज केवल 875 है। और जो प्राइवेट पार्टनरशिप में कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, सिंडिकेट ही यह तय करती है कि कॉलेज की अनुमति के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सीनेट की प्रत्याशा में सरकार क्यों नहीं पोर्टल खोल देती है अगले 2 दिन के अंदर? क्यों इतना समय मांग रही है सरकार? ये स्पष्ट करें। जीवेश जी, आप भी मंत्री रहे,
अगर माननीय मंत्री कह रहे हैं 1 सप्ताह में कर देंगे, इससे बढ़िया जवाब हो सकता है क्या? इसलिए मान जाइए। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 26 जुलाई 2024 के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई शून्यकाल की अब शेष बचे सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है एवं उन्हें शून्यकाल समिति को सुपुर्द किया जाता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।